इतना बड़ा यूनिवर्स अपने आप तो नहीं बन सकता, उसका कोई तो डिजाइनर होगा। इतने बड़े साइंटिस्ट जैसे आइजक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी तो गॉड को मानते थे, तो गॉड होगा ही। वैसे मैं भगवान को तो नहीं मानता, पर गॉड एक पॉजिटिव एनर्जी तो हो सकते हैं, तो मैं उसे एनर्जी के रूप में मानता हूँ। हम जब भी गॉड के एग्जिस्ट होने पर कोई डिस्कशन करते हैं, तो आमतौर पर आस्तिक लोग ये आर्गुमेंट देकर गॉड को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आर्मिन नवाबी ने इन्हीं सब आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए बुक लिखी, वाई देयर इज नो गॉड। वो अपनी इस बुक में 20 ऐसे आर्गुमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो आमतौर पर गॉड के होने के प्रूफ के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि साइंस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो गॉड होगा ही। या इतने सारे मिस्टीरियस इवेंट होते हैं, तो वो गॉड के बिना कैसे हो जाते हैं। या मुझे तो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है गॉड का, तो मैं उसे मानता हूँ। आर्मिन बताते हैं कि इन आर्ग्यूमेंट्स में क्या कमी है और कैसे ये गॉड के होने का सबूत नहीं देते। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 90% वीडियो सुनने वाले दोस्तों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस किताब को। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स और ऑर्डर्ड है, इसीलिए इसे गॉड ने डिजाइन किया होगा। आस्तिक लोग अक्सर इस आर्ग्यूमेंट को गॉड के होने के प्रूफ के लिए यूज करते हैं। राइटर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है। वो बोलता है, पहले के समय में लोग नेचुरल चीजों को समझ नहीं पाते थे, जैसे बिजली गिरना, अर्थक्वेक आना, वोल्केनो फटना। इन सब को लोग गॉड या देवताओं से जोड़ देते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, हमें पता चला कि ये सब नेचुरल प्रोसेसेस हैं। अब इनको समझाने के लिए गॉड की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यही बात लाइफ और यूनिवर्स पर भी अप्लाई होती है। आज भी बहुत सी चीजें हैं जो हम पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत बोल दे ये भगवान ने किया है। ऐसा कहना असल में एक आसान जवाब है जो सिर्फ ये कहता है कि मुझे नहीं पता। अब यहाँ एक फेमस आर्गुमेंट आता है जिसे विलियम पेले ने दिया। इसे टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट कहा जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, अगर तुम्हें बीच पर एक घड़ी मिले तो तुम समझ जाते हो कि इसे किसी वॉच मेकर ने बनाया होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, अपने आप नहीं बन सकती। इसी लॉजिक से वो कहते हैं कि यूनिवर्स भी कॉम्प्लेक्स है, तो उसे भी किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर ने बनाया होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है, आज साइंस दिखाती है कि कॉम्प्लेक्सिटी बिना किसी डिजाइनर के भी आ सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सिंपल लाइफ फॉर्म्स धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बन सकती है बिना किसी प्लानिंग या डिजाइन के। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसे मैथमेटिशियन जॉन कॉनवे ने बनाया, गेम ऑफ लाइफ। इसमें कुछ सिंपल रूल्स होते हैं और सेल्स उन रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन टाइम के साथ इन सिंपल रूल से बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन जाते हैं। कुछ डिजाइन्स ग्रो करते हैं और कुछ रुक जाते हैं, कुछ मूव भी करते हैं। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन पैटर्न्स को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप बनती है। इससे एक सिंपल आइडिया भी मिलता है, अगर किसी सिस्टम में बेसिक रूल्स हों तो वो खुद को कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इसके लिए किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर की जरूरत नहीं है। घड़ी वाला एग्जाम्पल इसीलिए काम करता है क्योंकि हमें पहले से पता है कि घड़ी कोई नेचुरल चीज नहीं, वो इंसान बनाता है। लेकिन अगर हम मान ले कि हर चीज डिजाइन की गई है, तो फिर पत्थर और घड़ी में कोई फर्क नहीं बचेगा, दोनों ही डिजाइंड माने जाएंगे। फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि क्या नेचुरल है और क्या डिजाइन किया गया है। यानी डिजाइन शब्द का मतलब ही खत्म हो जाएगा। असल में डिजाइन का आइडिया तभी काम करता है जब हम उसे नेचुरल चीजों से कंपेयर करें। अब दूसरा और बड़ा सवाल आता है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्रिएटर चाहिए तो गॉड को किसने बनाया होगा। अगर कोई कहता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को बनाने के लिए क्रिएटर चाहिए, तो वही रूल गॉड पर भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अगर गॉड इतना पावरफुल और कॉम्प्लेक्स है तो उसे भी किसी और ने बनाया होगा। फिर उस क्रिएटर को किसने बनाया, और ये चेन ऐसे ही इन्फिनाइट चलती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि गॉड को लाने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, बल्कि और बड़ी हो जाती है। इसीलिए राइटर कहता है, हमें नहीं पता, ये मान लेना ज्यादा ऑनेस्ट है, बजाय इसके कि हम एक इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन बना दे।
आर्ग्यूमेंट नंबर 2, भगवान का सबूत होली बुक्स में है। कई धर्मों में पवित्र किताबें होती हैं, जैसे बाइबल, कुरान, गीता। बिलीवर्स मानते हैं कि ये किताबें गॉड की बात है, इसीलिए ये प्रूफ है कि भगवान एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक बेसिक लॉजिकल प्रॉब्लम है। जो लोग इन बुक्स के प्रूफ्स को मानते हैं वो पहले से ही उन पर बिलीव करते हैं, यानी बिलीफ पहले ही है और उसी बिलीफ को प्रूफ बना दिया गया है। इसे सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं। मतलब ये सच है क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सच है। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता। अब दूसरी बात, सिर्फ किसी चीज के किताब में लिखे होने पर वो सच नहीं हो जाती। दुनिया में बहुत सारी फिक्शनल स्टोरीज हैं। कई किताबें खुद को फैक्चुअल बताती हैं लेकिन बाद में गलत साबित हो जाती हैं। इसीलिए स्क्रिप्चर होना किसी क्लेम को ऑटोमेटिकली ट्रू नहीं बनाता। इसके अलावा होली बुक्स में कॉन्ट्राडिक्शन और इनकंसिस्टेंसीज भी मिलती है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर लिखी हैं। इनमें कुछ हिस्टोरिकल ट्रूथ हो सकता है, लेकिन साथ में स्पेकुलेशन और माइथोलॉजी भी होती है। यहाँ राइटर एक एग्जाम्पल देता है। बाइबल में क्रिएशन स्टोरी में बताया गया है कि पहले अर्थ बनी, फिर प्लैनेट्स बने और उसके बाद सन और स्टार्स आए। लेकिन ये ऑर्डर लॉजिकल नहीं है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए और साइंस के अकॉर्डिंग सन और स्टार्स अर्थ से पहले एग्जिस्ट करते थे। यहाँ साफ साइंटिफिक इनकंसिस्टेंसी दिखती है। इसीलिए सच्चाई को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिपेंडेंट एविडेंस जरूरी है। सिर्फ बिलीफ बेस्ड टेक्स्ट काफी नहीं होता। इस पार्ट में 2 मेन बात समझाई गई है। पहली, अब साथ में राइटर कुरान का एग्जाम्पल देता है। कुरान के कुछ वर्सेस को ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है जहां अर्थ फ्लैट लगती है या सन की स्पेसिफिक जगह से राइज और सेट होने की बात होती है। ये बातें उस समय की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ आ सकती हैं, लेकिन अगर ये एक ऑल नोइंग गॉड का एग्जैक्ट वर्ड होता तो ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, कॉन्ट्राडिक्शंस। बाइबल में जीसस क्राइस्ट की रिसरेक्शन स्टोरी, मतलब जो वो मरकर दोबारा पैदा हुए थे, उसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है। कहीं पर दफनाने की जगह अलग बताई गई, कहीं उस पर रखा पत्थर भी अलग अलग एंगल में था, और कहीं उनकी मौत का समय भी मैच नहीं करता। जब एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट की बेसिक डिटेल ही कंसिस्टेंट नहीं है तो उसे हिस्टोरिकल एक्यूरेट या डिवाइनली परफेक्ट मानना मुश्किल हो जाता है। अब एक और क्लेम आता है कि कुरान में पहले से साइंस छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सप्लेनेशन बाद में दी जाती है। पहले साइंटिफिक डिस्कवरी होती है, फिर लोग उसे किताबों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर सच में साइंटिफिक नॉलेज पहले से मौजूद होती तो बिलीवर्स ही साइंटिस्ट से पहले डिस्कवरीज कर लेते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए इस क्लेम को वीक माना जाता है। राइटर्स आगे बताता है कि इन होली बुक्स में एरर्स क्यों मिलते हैं। आइडिया ये है कि कुरान और बाइबल जैसी बुक्स इंसानों ने लिखी है और कई बार ये स्टोरीज पहले ओरल, मतलब मौखिक फॉर्म में चलती थी और बाद में लिखी गई। यानी पहले लोग स्टोरी सुनाते थे और फिर सालों बाद लिखकर रिकॉर्ड किया गया। अब प्रॉब्लम समझो, बाइबल के कई पार्ट्स अनोनिमस है। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन जैसे नाम बाद में जोड़े गए माने जाते हैं। असली ऑथर कौन थे ये क्लियर नहीं है। और पॉल द अपोस्टल के लेटर्स भी जीसस की डेथ के करीब 20 साल बाद लिखे गए थे। वो खुद इन इवेंट्स के विटनेस नहीं थे और उन्होंने जीसस क्राइस्ट को पर्सनली नहीं जाना था। गॉस्पेल्स तो और भी बाद में लिखे गए, लगभग 30 से 70 साल बाद। उस समय के लोग ज्यादातर इलिटरेट थे, वो लिख नहीं सकते थे, इसलिए स्टोरीज एक दूसरे तक सुनाकर पास होती थी। जब स्टोरीज ऐसे फैलती थी तो नेचुरली उनमें चेंजेस आ जाते थे। कुछ बातें बढ़ा दी जाती थी, कुछ डिटेल मिक्स हो जाती थी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भूल भी जाती थी। जैसे कोई गॉसिप टाइम के साथ बदलती जाती है, वैसे ही ये स्टोरीज भी बदल सकती हैं। इसीलिए पॉसिबल है कि इन टेक्स्ट में कुछ हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, लेकिन साथ में इमेजिनेशन और एग्जैजरेशन भी जुड़ा हो सकता है। आर्गुमेंट नंबर 3, मिरेकल्स मतलब जादू वो होते हैं और यही गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। सबसे पहले मिरेकल का मतलब क्लियर किया गया है। मिरेकल वही इवेंट है जो नेचर के लॉ के खिलाफ हो और जिसे सिर्फ सुपरनेचुरल पावर से ही एक्सप्लेन किया जा सके। यानी सिर्फ रेयर या अनलाइकली होना इनफ नहीं, वो फिजिकली इम्पॉसिबल भी होना चाहिए। अब इसमें एक फर्क समझो।
अगर कोई बहुत रेयर चीज हो जाए, जैसे कोई सीरियस बीमारी से बच जाए, तो वो मिरेकल नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि हमें बीमारी पूरी तरह समझ नहीं आई या डायग्नोसिस गलत था। ये सब नेचुरल लॉज के अंदर ही आता है। अगर हमें किसी चीज का कारण नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि गॉड ने किया है। पहले के समय में लोग थंडर को गॉड से जोड़ते थे। जैसे ज्यूस को लाइटनिंग फेंकने वाला माना जाता था। उस समय लोगों को असली कारण नहीं पता था, इसलिए उन्होंने डिवाइन एक्सप्लेनेशन बना लिए। लेकिन आज साइंस बता चुकी है थंडर कैसे होता है, और अब वो मिरेकल मतलब जादू नहीं लगता। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि जिसे आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस कहा जाता है। इसका मतलब मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं पता इसीलिए गॉड ने किया, ये एक लॉजिकल मिस्टेक है। अगर कोई कहे कि सूरज के अंदर करोड़ों AA प्लस बैटरीज लगी हैं, तुमसे बोले कि प्रूव करो कि ये गलत है, तो क्या तुम सिर्फ इसलिए मान लोगे कि तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता? नहीं, लैक ऑफ नॉलेज प्रूफ नहीं होता। एक और प्रॉब्लम है, ऐसे क्लेम्स को प्रूव या डिसप्रूव करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कोई बोले कि अर्थ के अंदर एक जाइंट राइनोज रहते हैं, इसे प्रूव करना भी मुश्किल है और डिसअप्रूव करना भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। इसी तरह मिरेकल वाले क्लेम्स भी अक्सर अनफाल्सिफेबल होते हैं, इसीलिए वे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं बनते। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। कई लोग बताते हैं कि उन्हें लगा वो बॉडी से बाहर निकल गए हैं, लाइट की तरफ जा रहे हैं या डेड रिलेटिव्स की आवाज सुन रहे हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत रियल लगता है, लेकिन साइंस बताती है कि ये ब्रेन की एक्टिविटीज की वजह से होता है। डॉक्टर्स ब्रेन के कुछ पार्ट्स को स्टिमुलेट करके ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज पहले मिरेकल लगती थी उसका नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। माइकल शेमर ने इसे पैटर्निसिटी कहा है, मतलब हमारा दिमाग रैंडम चीजों में भी मीनिंग और कनेक्शन ढूंढने लगता है। सोचो, पुराने समय का एक इंसान एक जंगल में चल रहा है, उसे घास में आवाज सुनाई देती है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सोचे कि ये हवा है या सोचे कि कोई जानवर है। अगर वो गलती से हर बार जानवर मान ले तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसने हवा मान लिया और सच में जानवर हुआ तो उसकी जान जा सकती है। इसीलिए एवोल्यूशन ने हमें ऐसा बनाया है कि हम जल्दी जल्दी कनेक्शन बना ले, और चाहे वो सही हो या गलत। यही वजह है कि हम कई बार ऐसी चीजों में भी पैटर्न देख लेते हैं जहाँ कोई पैटर्न होता ही नहीं, जैसे बादलों में शेप्स दिखना, लकड़ी में फेसेस दिखना, या शोर शराबे में अलग आवाज सुनाई देना। इसी तरह हम हर घटना को मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, खासकर जब कोई इमोशनल या अनयूजुअल इवेंट होता है तो हम उसे किसी बड़ी पावर से जोड़ देते हैं ताकि हमें लगे कि सब कुछ कंट्रोल में है। यही रीजन है कि लोग मिरेकल्स पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ फील होना या मीनिंगफुल लगना सच होने का प्रूफ नहीं होता। अब बात आती है रेयर इवेंट्स की। कई लोग जब बहुत ही अनलाइकली घटना देखते हैं तो उसे मिरेकल मान लेते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल कहता है कि रेयर इवेंट्स भी होते रहते हैं। मैथमेटिशियन जेई लिटिलवुड के अकॉर्डिंग हर इंसान के साथ 1 in a million इवेंट लगभग हर महीने हो सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है और उनमें से कुछ रेयर होना नॉर्मल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम लॉटरी जीत जाओ या तुम्हें किसी की फोन कॉल आने से पहले उसका सपना आ जाए तो ये स्पेशल लग सकता है, लेकिन ऐसे ही हजारों छोटे इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। स्टैटिस्टिशियन डेविड जे हैंड भी कहते हैं, लाइफ में इतने इवेंट्स होते हैं कि कुछ सरप्राइजिंग चीजें होना एक्सपेक्टेड है। तो जब कोई रेयर इवेंट होता है तो हमें लगता है कि नेचर के रूल्स टूट गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इवेंट बस अनलाइकली था, इम्पॉसिबल नहीं। अगर हम तुरंत सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन दे दे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि साइंस के सारे टेस्टेड रूल गलत हैं, जो कि सही नहीं। असल में जब भी ऐसे जादू को डीपली स्टडी किया गया तो या तो वो मैजिक ट्रिक निकले, या होल्सिनेशन, या फिर सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग। आर्गुमेंट नंबर 4, मोरालिटी गॉड से आती है और बिना गॉड के इंसान अच्छा नहीं हो सकता। बहुत लोग मानते हैं कि रिलीजन हमें सही गलत सिखाता है। होली बुक्स में रूल दिए जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर फॉलो करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, वरना पुनिशमेंट। इसी वजह से लोग सोचते हैं कि एथिस्ट डेंजरस या इमोरल होते हैं,
यहाँ तक कि कुछ सर्वेज में एथिस्ट को बहुत कम ट्रस्टवर्दी माना गया, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। कोई सॉलिड एविडेंस नहीं कि एथिस्ट बिलीवर से ज्यादा इमोरल होते हैं। जैसे हर ग्रुप में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही यहाँ भी है। कुछ रिलीजियस लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ गलत भी करते हैं। सेम बात एथिस्ट पर अप्लाई होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार रिलीजन के नाम पर वॉयलेंस भी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हर रिलीजन वॉयलेंट है, लेकिन ये उस क्लेम के खिलाफ जाता है कि मोरालिटी सिर्फ गॉड से ही आ सकती है। मोरालिटी टाइम के साथ बदलती है। रिलीजियस बुक बहुत पुराने समय में लिखी गई थी, इसीलिए उनमें उस समय की सोच और वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन सोसाइटी आगे बढ़ती रहती है और हमारे आइडियाज भी बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्लेवरी को देखो। आज ज्यादातर लोग स्लेवरी को गलत मानते हैं, लेकिन बाइबल में स्लेवरी के रूल्स दिए गए हैं कि स्लेव्स को कैसे रखना है, कैसे ट्रीट करना है, यानी उस समय ये एक्सेप्टेबल था। इसी तरह डेथ पेनल्टी भी कई छोटे छोटे सीन्स के लिए दी जाती थी, जैसे अडल्ट्री, पेरेंट्स को कर्स करना या सबात को तोड़ना। कुरान और हदीस में भी कुछ ऐसी टीचिंग मिलती है जहां रिलीजन छोड़ने पर डेथ पेनल्टी की बात की गई। आज के टाइम में इन चीजों को ज्यादातर लोग अनफेयर या हार्श मानते हैं। अब इसे एक सिंपल बात समझ आती है, अगर मोरालिटी गॉड से फिक्स और परफेक्ट आती तो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी मोरल वैल्यूज सोसाइटी के साथ इवॉल्व होती है। अब राइटर यहाँ से कुरान से एक एग्जाम्पल देता है जहाँ एक वर्ष में वाइफ को पुनिश करने की बात की गई है। अब कई बिलीवर्स कहते हैं कि ऐसे वर्सेस को कॉन्टेक्स्ट के बाहर समझा जा रहा है। कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है। किसी भी टेक्स्ट को सही से समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग सिर्फ नेगेटिव वर्सेस के लिए कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं और पॉजिटिव वर्सेस को बिना सवाल के एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको चेरी पिकिंग कहा जाता है, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें चुनना। जो चीजें पुराने समय में नॉर्मल थी वो आज गलत मानी जाती है। अब यहाँ एक बहुत फेमस फिलोसफिकल प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होती है जिसे यूथफॉयराइड डिलाइमा कहा जाता है। क्या कोई चीज इसलिए सही है क्योंकि गॉड ने कहा है, या गॉड इसलिए कहता है क्योंकि वो चीज पहले से सही है? अगर पहला सही है तो मोरालिटी रैंडम हो जाती है। गॉड कुछ भी बोले वही सही हो जाएगा, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। अब अगर दूसरी बात सही है तो मोरालिटी गॉड से इंडिपेंडेंट हो जाती है, यानी सही गलत का कॉन्सेप्ट गॉड के बिना भी एग्जिस्ट करता है। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम यही आती है। आर्ग्यूमेंट नंबर 5, अक्सर कहा जाता है कि गॉड ऑल पावरफुल और ऑल लविंग, मतलब सबको प्यार करने वाला है। राइटर इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में लिखता है, अगर गॉड ऑल पावरफुल और ऑल लविंग है तो दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है? हर दिन बुरी चीजें होती हैं, बच्चे कम उम्र में मर जाते हैं, अर्थक्वेक्स और फ्लड से पूरी कम्युनिटीज खत्म हो जाती है, लोग एक्सीडेंट और बीमारी से सफर करते हैं। अगर गॉड सच में सब कुछ कंट्रोल करता और सबका भला चाहता है तो ये सब क्यों हो रहा है? इसे एक टफ कंक्लूजन निकलता है, या तो गॉड ऑल पावरफुल नहीं है, या वो काइंड नहीं, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इससे भी ज्यादा ट्रबलिंग आइडिया है हेल का कॉन्सेप्ट। कई रिलीजन्स में कहा जाता है जो गॉड पर बिलीव नहीं करते या गलत रिलीजन फॉलो करते हैं उन्हें हमेशा के लिए पनिशमेंट मिलेगी, जैसा बाइबल और कुरान में इटरनल पनिशमेंट की बात की गई। अब सोचो, अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए रॉन्ग रिलीजन में पैदा हुआ तो क्या वो डिजर्व करता है इन्फिनाइट पनिशमेंट? एक लविंग गॉड क्या ऐसा करेगा? यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया है, अगर गॉड सच में लविंग है तो वो अपने चिल्ड्रन को हमेशा के लिए टॉर्चर नहीं करता। फिर एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आता है जिसे सैम हैरिस ने हाईलाइट किया। जब बिलीवर्स के साथ कुछ अच्छा होता है तो वो कहते हैं ये गॉड की ब्लेसिंग है, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो कहा जाता है गॉड का प्लान मिस्टीरियस है, हम समझ नहीं सकते। ये दोनों बातें एक दूसरे से टकराती है। अगर हम गॉड के एक्शंस को समझ नहीं सकते तो फिर कैसे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वो गुड है? सिंपल वर्ड्स में, अगर अच्छी चीजों का क्रेडिट गॉड को देते हैं तो बुरी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। साइंस के अकॉर्डिंग मोरालिटी सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं, कई एनिमल्स में भी कोऑपरेशन और हेल्पिंग बिहेवियर देखा गया है, खासकर जिनकी सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है। इसका मतलब यह है कि अच्छा बिहेवियर सिर्फ रिलीजन से नहीं आता। हमारा ब्रेन एवोल्यूशन के थ्रू डेवलप हुआ है, इसमें कुछ सेल्फिश डिजायर भी है।
जो सर्वाइवल के लिए जरूरी थी, लेकिन साथ ही कुछ अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग भी है, जैसे सिंपैथी, फेयरनेस, जस्टिस और दूसरों की हेल्प करने की इच्छा। ये फीलिंग इसलिए बनी क्योंकि इससे ग्रुप में कोऑपरेशन बढ़ता है और सर्वाइवल आसान होता है। यानी दूसरों की हेल्प करना भी इनडायरेक्टली खुद के सर्वाइवल में हेल्प करता है। समीर ओक्सा बताते हैं कि एवोल्यूशन का मतलब सिर्फ सेल्फिश होना नहीं, कई बार सेल्फिश जीन हमें अनसेल्फिश बिहेवियर करने के लिए पुश करते हैं, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। हमारा ब्रेन हमें ऐसे इमोशन देता है जैसे एम्पैथी, जो हमें दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये फीलिंग हमारे अंदर नेचुरली वायर्ड होती है। हमारे जीन्स परफेक्ट नहीं है, उन्होंने हमें मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से डिजाइन नहीं किया, इसलिए सिर्फ इंस्टिंक्ट पर डिपेंड करना सही नहीं है। यहीं पर ह्यूमन इंटेलिजेंस काम आती है। हम सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, मोरालिटी बेटर मोरल सिस्टम बना सकते हैं। मतलब सोसाइटी के साथ इवॉल्व होने वाली चीज। डिफरेंट कल्चर्स में मोरालिटी अलग हो सकती है और टाइम के साथ बदल भी सकती है, लेकिन इनकी जड़ें मतलब रूट्स वही बेसिक ह्यूमन फीलिंग है, सिंपैथी, फेयरनेस, जस्टिस, पीसफुल लाइफ जीने की इच्छा। आर्गुमेंट नंबर 6, इतने सारे लोग गॉड में विश्वास मतलब बिलीव करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सच होगा ही। पहली नजर में ये लॉजिकल लगती है। जब दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी चीज को मानती है तो हमें लगता है कि वो सही ही होगी, लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती है। रिलीजन ऐसे ही रैंडमली नहीं फैला। हिस्ट्री में रिलीजन्स वॉर, इन्वेजन और कल्चरल इन्फ्लुएंस से फैले हैं। कई बार आइडियाज कॉपी हुए, बदले गए और टाइम के साथ इवॉल्व हुए। यानी बिलीफ्स का वाइड स्प्रेड होना उनके ट्रू होने का प्रूफ नहीं है। इसी तरह के लॉजिक को आर्गुमेंटम एड पॉपुलम कहते हैं, कि मतलब बहुत लोग मानते हैं इसीलिए सही है, लेकिन ये एक लॉजिकल फैलेसी है। अगर पूरी दुनिया किसी गलत चीज को मान ले तो वो सही नहीं हो जाती, और अगर कोई सच है तो वो सच ही रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने। अब राइटर यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देता है जियो सेंट्रिज्म का। पहले लोग मानते थे कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। ये बिलीफ बहुत पॉपुलर था, लेकिन बाद में गैलीलियो गैलीली, निकोलस कोपरनिकस और जॉन केपलर ने प्रूव किया कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है। उस टाइम पर भी मेजॉरिटी लोग गलत थे। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अर्थ ही सेंटर है, लेकिन उनका बिलीफ रियलिटी को चेंज नहीं करता। अर्थ वैसे ही घूमती रहती है जैसे हमेशा घूमती थी। यह एक लाइन बहुत डीप है जो फिलिप के डिक ने कही, रियलिटी वो है जो तुम्हारे बिलीव ना करने के बाद भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब रियलिटी बिलीव पर डिपेंड नहीं करती। दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, तो हर रिलीजन गॉड के बारे में अलग अलग बातें करता है। कोई एक गॉड मानता है, कोई कई गॉड्स और गॉडेस को मानते हैं और उनको अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। अगर सच में गॉड ही रीजन होता कि रिलीजन हर जगह फैला है, तो लॉजिकली सभी रिलीजन्स में सिमिलरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अधिकतर रिलीजन तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ हमारा ही रिलीजन सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स है तो सब सही नहीं हो सकते, और ये भी पॉसिबल है कि सभी गलत हों। इसका मतलब यह हुआ कि रिलीजन का वाइड स्प्रेड होना गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं है। फिलोसोफर डैनियल डेनेट के अकॉर्डिंग रिलीजन्स एक तरह के आइडिया से इवॉल्व होते हैं। जैसे लिविंग बींग्स इवॉल्व होते हैं, वैसे ही बिलीफ्स भी इवॉल्व होते हैं। जो रिलीजन्स ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं वही सर्वाइव करते हैं, और बाकी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मतलब रिलीजन सिर्फ एक सेल्फ रिप्लेटिंग सिस्टम की तरह काम कर सकता है जो खुद को फैलाता रहता है। अब सवाल आता है, लोग रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? रिसर्च बताती है कि इंसानों की कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है, जैसे बिलोंगिंग, पर्पस, सिक्योरिटी और मौत का डर। रिलीजन इन सभी जरूरतों को सेटिस्फाई करता है। इसलिए लोग रिलीजन को अपनाते हैं क्योंकि वे उन्हें कंफर्ट और मीनिंग देता है, ना कि इसलिए कि उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ है। आर्गुमेंट नंबर 7, प्रेयर मतलब प्रार्थना वो काम करती है, इसीलिए गॉड रियल है। पहली नजर में ये आइडिया भी बहुत अपीलिंग लगता है। प्रेयर करने से इंसान को लगता है कि वो अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखता है। उसे लगता है कि वो गॉड से बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या प्रेयर सच में काम करती है या बस ये फील होता है? साइंस ने इसको टेस्ट किया। एक स्टडी में हार्ट सर्जरी के पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया।
कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंजर्स ने प्रेयर की और कुछ के लिए नहीं। बाद में उनकी रिकवरी कंपेयर की गई। रिजल्ट क्या आया? जिनके लिए प्रेयर की गई उनकी रिकवरी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जिन्हें पता था कि उनके लिए प्रेयर हो रही है उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा थे, शायद स्ट्रेस की वजह से। आज तक कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो दिखाए कि प्रेयर से हीलिंग या रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम वही चीजें याद रखते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करती है, और जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है उन्हें इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, तुम मेडिसिन भी ले लेते हो और प्रेयर भी करते हो। जब दर्द ठीक हो जाता है तो तुम सोचते हो प्रेयर से ठीक हुआ है, लेकिन एक्चुअल रीजन मेडिसिन भी हो सकता है या पेन अपने आप भी कम हो सकता है। लेकिन हमारा ब्रेन वो ही चीज पकड़ता है जो बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करे। इसी को एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं। मेरे साथ हुआ इसलिए सच है, लेकिन ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। हर दिन दुनिया में लाखों लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, बीमारी, गरीबी, जॉब लॉस, एक्सीडेंट्स। इनमें से बहुत लोग प्रेयर भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सिचुएशन नहीं बदलती। अगर गॉड हर प्रेयर सुनता तो इतने लोगों की प्रेयर्स अनआंसर्ड क्यों रहती? अब एक और सिंपल एग्जांपल देखो। तुम प्रार्थना कर रहे हो कि तुम्हारी भतीजी को हार्ट ट्रांसप्लांट मिल जाए, लेकिन उसी समय कोई और भी प्रेयर कर रहा है कि उसका बेटा जो डोनर है वो बच जाए। अब दोनों प्रेयर्स एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह अगर तुम किसी मैच या जंग में जीतने की प्रेयर करते हो तो इनडायरेक्टली तुम दूसरे की हार की प्रेयर कर रहे हो। तो सवाल ये है, गॉड किसकी सुनेगा? या एक और प्रॉब्लम आती है, जब प्रेयर काम नहीं करती तो एक्सप्लेनेशन बदल दिए जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं शायद तुमने सही तरीके से प्रेयर नहीं की, या तुम्हारा फेथ स्ट्रॉन्ग नहीं था, या गॉड को लगा ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसमें अक्सर ब्लेम उसी इंसान पर डाल दिया जाता है जो पहले से सफर कर रहा है। ये साइकोलॉजिकल हार्मफुल भी हो सकता है। फिर एक और पॉपुलर आइडिया आता है, गॉड हर प्रेयर का जवाब देता है, यस, नो या वेट। पहली नजर में स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में ये मीनिंगलेस है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन हर पॉसिबल सिचुएशन कवर करते हैं। चाहे कुछ भी हो, लोग उसे गॉड का जवाब कह देंगे, इवन अगर कोई रिजल्ट नेचुरली हुआ हो तब भी। मतलब इससे गॉड के होने या ना होने का कोई सबूत नहीं मिलता। अब आती है हार्मफुल इफेक्ट की बात। कई लोग सिर्फ प्रेयर पर डिपेंड करते हैं और रियल एक्शन नहीं लेते। जैसे कुछ पेरेंट्स अपने बीमार बच्चों का इलाज कराने की जगह प्रेयर करते रहते हैं। ऐसे केसेस में बच्चे की जान तक जा सकती है। इसी तरह जब कोई डिजास्टर होता है तो लोग प्रेयर भेजते हैं, लेकिन असली मदद जैसे ब्लड डोनेशन, मनी हेल्प या वॉलंटियरिंग ज्यादा यूजफुल होती है। प्रेयर लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन से भरी है, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, और कभी कभी वो हार्मफुल भी हो सकती है। रियल चेंज एक्शन से आता है, सिर्फ प्रेयर से नहीं। आर्गुमेंट नंबर 8, जो कि एक पर्सनल आर्गुमेंट है। मुझे गॉड का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए गॉड रियल है। बहुत लोगों के लिए रिलीजन सिर्फ बिलीफ नहीं बल्कि फीलिंग होता है। उन्हें लगता है कि उनका गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। प्रेयर करने से शांति मिलती है, होली बुक पढ़कर स्ट्रॉन्ग इमोशन आते हैं, या कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने गॉड की आवाज सुनी या विजन देखा। लेकिन यहाँ एक मेन प्रॉब्लम है, ये सब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। मतलब ये एक्सपीरियंस उस इंसान के लिए रियल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोज भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे। एग्जाम्पल के लिए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को देखो। लोगों को लगता है कि वो बॉडी से बाहर निकल गए, लाइट की तरफ जा रहे हैं, ये सब बहुत रियल लगता है। लेकिन साइंस बताती है कि ये ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। यानी फीलिंग रियल है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नेचुरल हो सकता है। इसी तरह रिलीजियस एक्सपीरियंस भी ब्रेन से जुड़े हो सकते हैं। कुछ लोग प्रेयर करते समय शांति फील करते हैं, ये मेडिटेशन जैसा इफेक्ट हो सकता है। कुछ लोग चिल्स या स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं, ये भी ब्रेन रिस्पॉन्स हो सकता है। कुछ लोग तो एक्चुअल सेंसरी एक्सपीरियंस बताते हैं, जैसे आवाज सुनना या विजन देखना। लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस सिर्फ रिलीजन में नहीं होते। मेंटल इलनेस, ड्रग्स या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी ऐसे एक्सपीरियंसेस पैदा कर सकता है। सदियों से कुछ कल्चर्स में ऐसे सब्सटेंस रिलीजियस रिचुअल में यूज होते हैं, जिनसे ऐसे इफेक्ट पैदा किए जा सकते हैं और जिसे फिर डिवाइन एक्सपीरियंस जैसा फील होता है।
साइंस ने यह भी पाया कि ब्रेन का एक हिस्सा है टेम्पोरल लोब रिलीजियस टाइप एक्सपीरियंस से जुड़ा है। कुछ लोग में एपिप्लेसी जैसी कंडीशन होने पर रिलीजियस होल्यूसिनेशन भी हो सकती है। जैसे पहले बताया गया, माइकल शेरबर के अकॉर्डिंग ब्रेन पैटर्न ढूंढने के लिए एक वायर्ड है। इसी वजह से रिलीजियस एक्सपीरियंस भी हमारे साथ हमारे एनवायरनमेंट और बिलीफ के हिसाब से शेप होते जाते हैं। अगर कोई इंसान रिलीजियस कल्चर में बड़ा होता है तो उसे कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस गॉड का मैसेज लग सकता है, लेकिन वही एक्सपीरियंस किसी दूसरे इंसान को घोस्ट, एलियन या होल्यूसिनेशन भी लग सकता है। मतलब एक्सपीरियंस सेम हो सकता है लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है। यही एक फीडबैक लूप बनता है। हम वही बिलीव करते हैं जो हमें पहले से सही लगता है और फिर उसी के हिसाब से एक्सपीरियंस को समझते हैं। इससे बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एविडेंस नहीं है। अब फिर से बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आती है। अगर कोई कहता है कि मेरा गॉड से पर्सनल कनेक्शन है तो उसे प्रूफ देना होगा। साइंस का काम ये नहीं कि हर पर्सनल क्लेम को गलत साबित करे। एक सिंपल एग्जांपल मान लो, अगर कोई बोले कि एक एंजल मेरे घर आया, मेरे साथ चाय पी और चला गया, तो तुम क्या करोगे? तुम प्रूफ मांगोगे? कोई विटनेस था? कोई एविडेंस है? अगर कोई प्रूफ नहीं तो ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही होगी, या तो इंसान गलती कर रहा है, या वो नशे में, या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। अब मान लो दो लोग सेम क्लेम करते हैं। एक ने सच में हॉल्यूसिनेशन में देखा और दूसरे के साथ सच में कुछ हुआ। बिना एविडेंस के दोनों सेम लगेंगे। हमें कोई रीजन नहीं होगा मानने का। यही मेन पॉइंट है। पर्सनल एक्सपीरियंस प्राइवेट होते हैं, हम उन्हें वेरीफाई नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई कहता है कि उसका एक्सपीरियंस रियलिटी को प्रूव करता है तो उसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना होगा। आर्गुमेंट नंबर 9, गॉड में बिलीव करना सेफ है क्योंकि अगर तुम गलत हुए तो हेल से बच जाओगे। इस आइडिया को ब्लेसी पैस्कल ने दिया था, जिसे पैस्कल वेगर भी कहा जाता है। इसका लॉजिक सिंपल है। अगर गॉड है और तुम बिलीव करते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अगर गॉड है और तुम बिलीव नहीं करते तो तुम्हें नर्क मिलेगा। अगर गॉड नहीं है, बिलीव करो या ना करो कोई फर्क नहीं है। तो पास्कल कहता है सेफ ऑप्शन क्या है? बिलीव करना। पहली नजर में स्मार्ट लगता है लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले ये आर्गुमेंट गॉड को प्रूव नहीं करता। ये बस कहता है कि बिलीव करना सेफर है, लेकिन ये नहीं बताता कि गॉड सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी ये एविडेंस नहीं, बस एक स्ट्रेटेजी है। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, ये सिर्फ एक गॉड को एज्यूम करता है। पास्कल का आर्गुमेंट मेनली क्रिश्चियन गॉड के लिए बना था, लेकिन दुनिया में इतने सारे रिलीजन हैं। हर रिलीजन अलग गॉड, अलग रूल्स, अलग हेल हेवन की स्टोरी बताता है। तो सवाल ये है, अगर तुम गलत रिलीजन चूज कर लो, अगर तुम एक गॉड में बिलीव करते हो तो हो सकता है किसी दूसरे रिलीजन के हिसाब से तुम्हें फिर भी पुनिशमेंट मिले। इससे प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब सिर्फ दो ऑप्शन नहीं है, गॉड है या नहीं, बल्कि 100 ऑफ पॉसिबिलिटीज है। तो सेफ बेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में ये वेगर और सिंप्लीफाइड है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है और इसमें एक छुपी हुई दिक्कत है। क्या बिलीफ सिर्फ फियर से होना चाहिए? अगर कोई पनिशमेंट से डरकर बिलीव करता है तो वो क्या जेन्युइन बिलीफ है? और रियल वर्ल्ड में इतने सारे रिलीजन होने की वजह से आर्गुमेंट बिल्कुल काम नहीं करता। अब राइटर यहाँ एक क्वेश्चन उठाता है, अगर गॉड सच में ऑल पावरफुल और ऑल लविंग है तो वो क्या सिर्फ डिसबिलीफ के लिए इटर्नल पनिशमेंट दे देगा? ये भी पॉसिबल है। अगर कोई गॉड है तो वो स्पेक्टिकल लोगों को रिवार्ड करे जो ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते बल्कि क्वेश्चन करते हैं। इससे पास्कल का पूरा लॉजिक कोलैप्स हो जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या डर के कारण किया गया बिलीफ रियल बिलीफ होता है? अगर कोई सिर्फ हेल के डर से गॉड को मानता है तो वो क्या जेन्युइन फेथ है? अगर गॉड ऑल नोइंग है तो उसे पता होगा कि तुम ऑनेस्टली बिलीव करते हो या नहीं, या बस डर की वजह से फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे बिलीफ की क्या वैल्यू है? अब लास्ट पॉइंट, बिलीफ में कोई नुकसान नहीं, ये भी सही नहीं है। रिलीजन का रियल दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कई बार पॉलिटिकल डिसीजंस, जंगे और लोगों के राइट्स रिलीजन के नाम पर अफेक्ट होते हैं। मतलब बिलीफ का कॉस्ट जीरो नहीं, कभी कभी उसका असर सोसाइटी पर बहुत बड़ा होता है। आर्ग्यूमेंट नंबर 10, गॉड को समझा नहीं जा सकता, बस फेथ मतलब विश्वास रखना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, मुझे फेथ है। अगर तुम्हारे पास फेथ होता तो तुम भी मान लेते।
या गॉड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बाहर की चीज है, बस तुम विश्वास करो। पहली नजर में एक डीप आइडिया लग सकता है, बट इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब कोई इंसान कहता है कि बस फेथ रखो, तो असल में वो रीजन और एविडेंस को साइड कर रहा होता है। यानी आर्गुमेंट खत्म हो गया, अब सिर्फ बिलीफ बचा है। फेथ ये बता सकता है कि तुम क्यों बिलीव करते हो, लेकिन ये नहीं बताता कि वो चीज सच है या नहीं। सबसे बड़ी बात, अगर फेथ ही प्रूफ है तो कोई कुछ भी क्लेम कर सकता है और बोलेगा कि ये सच है। जैसे कोई कहे मेरा कुत्ता रात को भेड़िया बन जाता है, या एलियंस मुझे हर रात उठा ले जाते हैं, और बोले कि ये तो मेरा फेथ है। क्या सिर्फ फेथ होने से वो बात सच हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए फेथ एक रिलायबल मेथड नहीं सच्चाई को जानने के लिए। अब कुछ लोग कंपेयर करते हैं, तुम्हें भी तो फेथ है कि सन कल राइज करेगा, लेकिन ये कंपैरिजन ही गलत है। हमें सन के राइज होने का रीजन पता है। हम जानते हैं कि अर्थ रोटेट करती है, और साइंस के थ्रू हमने इसे ऑब्जर्व और टेस्ट किया है। यानी ये फेथ नहीं, एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस है। लेकिन गॉड के केस में ऐसा कोई ऑब्जर्वेबल एविडेंस नहीं दिया जाता, सिर्फ बिलीफ की बात होती है। अब राइटर एक सिंपल एग्जांपल देता है। मान लो कोई रिसर्चर कहे उसने एक तरह की पोट्री खोजी है। पोट्री मतलब जब खुदाई में नीचे कोई पुराने बर्तन वगैरह मिलते हैं तो उसे पोट्री कहते हैं। लेकिन जब उससे पूछा जाए कि वो दिखती कैसी है, कलर क्या है, शेप क्या है, तो वो बोले मैं नहीं बता सकता। तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? नहीं, क्योंकि अगर वो चीज सच में एग्जिस्ट करती तो उसके कुछ फीचर्स होते जिन्हें डिस्क्राइब किया जा सके। अगर हम किसी चीज की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं बता सकते, तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। यही प्रॉब्लम इनडिस्क्राइबल गॉड वाले क्लेम में है। हाँ, ऐसा गॉड अनफॉर्सिबल हो सकता है, मतलब उसे गलत साबित करना मुश्किल है, लेकिन वो अनप्रूवेबल भी है, मतलब उसे सही साबित करना भी इम्पॉसिबल है। तो फिर बिलीफ का बेस क्या हुआ? सिर्फ फेथ। बिलीफ रियलिटी को चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक बंद बॉक्स दिया गया, तुम मानते हो कि उसके अंदर डायमंड नेकलेस है, लेकिन असल में उसके अंदर गेम ऑफ थ्रोन का डीवीडी सेट है। अब तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग बिलीव करो, बॉक्स के अंदर की रियलिटी नहीं बदलेगी। इससे एक क्लियर बात तो समझ आती है, बिलीफ सच्चाई के बराबर नहीं है। जब हमारे पास एविडेंस नहीं होता तो गैस करने के हजारों तरीके हो सकते हैं और ज्यादातर गलत होंगे। इसीलिए बिना एविडेंस के बिलीफ रखना लॉजिकल नहीं है। दूसरों से एक्सपेक्ट करना कि वो भी ये मान ले, ये भी बात सही नहीं है। आर्गुमेंट नंबर 10, देयर इज नो एविडेंस दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। मतलब गॉड के ना होने का प्रूफ नहीं है, इसीलिए गॉड एग्जिस्ट करता है। पहली नजर में स्मार्ट लगता है, लेकिन इसमें भी एक बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम है। ये आर्गुमेंट बर्डन ऑफ प्रूफ को उल्टा कर देता है। मतलब जो क्लेम कर रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, वो प्रूफ देने की बजाय कहता है तुम प्रूव करो कि गॉड नहीं है। लेकिन लॉजिक में रूल सिंपल है, जो क्लेम करता है प्रूफ उसी को देना होता है। अब सोचो, अगर हम ये मान लें कि जिस चीज के खिलाफ प्रूफ नहीं है वो सच है, तो कोई भी इमेजिनरी चीज रियल माननी पड़ेगी। इसी को समझाने के लिए कुछ फनी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे फ्लाइंग स्पैगेटी मोस्टर, एक इमेजिनरी क्रिएचर जो दुनिया को बनाएगा, या इनविजिबल पिंक यूनिकॉर्न जो दिखती नहीं लेकिन मानी जाती है कि वो पिंक है, या द डेमन हंटेड वर्ल्ड में कार्ल सैगन का इनविजिबल ड्रैगन जो गैराज में है लेकिन दिखाई नहीं देता, टच भी नहीं होता और कोई हीट प्रोड्यूस नहीं करता। अब एक और फेमस एग्जांपल है बर्ट्रैंड रसल का। स्पेस में एक टी पॉट घूम रहा है जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता कि वो नहीं है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ इसलिए कि हम इन चीजों को गलत प्रूव नहीं कर सकते तो हमें इन्हें मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही इस आर्गुमेंट की मेन प्रॉब्लम है। अगर हम अनप्रूवन क्लेम को ट्रू मान ले तो रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं बचेगा। राइटर आगे एड होक आर्गुमेंट्स को एक्सप्लेन करता है। एड होक आर्गुमेंट वह होता है जब कोई इंसान बिना एविडेंस के सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाकर अपने बिलीफ को बचाने की कोशिश करता है। कार्ल सैगन के इनविजिबल ड्रैगन वाले एग्जाम्पल में यही दिखाया गया है। जो प्रूफ मांगा जाता है तो हर बार नया एक्सक्यूज दिया जाता है। ड्रैगन दिखता क्यों नहीं? क्योंकि वो इनविजिबल है। फुटप्रिंट्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो उड़ता है। उसकी जो फायर है वो हीट प्रोड्यूस क्यों नहीं करती? क्योंकि वो जादुई है। इस तरह हर प्रॉब्लम को एक्सक्यूज बना दिया जाता है, लेकिन इससे क्लेम ट्रू नहीं हो जाता।
इसी तरह गॉड के केस में भी लोग कहते हैं गॉड को समझा नहीं जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये भी एक एडहॉक एक्सप्लेनेशन है जो क्लेम को वेग बना देती है ताकि उसे गलत साबित ना किया जा सके, लेकिन इससे उसे प्रूव भी नहीं किया जा सकता। अब दूसरा पॉइंट है, डिसबिलीफ और बिलीफ अलग चीजें हैं। अगर कोई गॉड में बिलीव नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रूव कर रहा है कि गॉड नहीं है। कुछ एथिस्ट कहते हैं कि गॉड नहीं है, लेकिन कई लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्हें एविडेंस नहीं मिला है, जिन्हें अभी हम एग्नोस्टिक एथिस्ट कहते हैं। मतलब अगर आपको बिलीफ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बिलीफ के अपोजिट हो। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कहे कि फोर्ड सबसे बेस्ट कार कंपनी है और तुम्हें नहीं पता तो तुम ना हाँ बोल रहे हो ना बस अनश्योर हो। इसी तरह कई लोग गॉड के बारे में अनश्योर होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग कुछ गॉड्स को ऑलरेडी रिजेक्ट करते हैं, जैसे ज्यूस, थोर, एनुबिस, क्योंकि ये पुराने गॉड हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एथिस्ट सभी गॉड्स को रिजेक्ट करते हैं। आखिर में पॉइंट यह है, बिलीफ को डिफेंड करने के लिए एविडेंस चाहिए। सिर्फ एक्सक्यूजेस या अजम्पशन से ट्रुथ एस्टेब्लिश नहीं होता। हमें एविडेंस के पीछे जाना चाहिए, ना कि एविडेंस को अपने बिलीफ के हिसाब से मोड़ना चाहिए। आर्गुमेंट नंबर 11, अगर गॉड नहीं है तो ये सब कुछ आया कहां से? यहाँ सिंपल जवाब दिया गया है, हमें पूरी तरह से नहीं पता। साइंस अभी भी यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता का मतलब ये नहीं कि हमें कोई भी एक्सप्लेनेशन बना ले। हिस्ट्री में लोग अननोन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड का इस्तेमाल करते रहे। इसे गॉड ऑफ द गैप्स कहा जाता है। जहां नॉलेज नहीं होती वहां गॉड को आंसर बना दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है ये गैप्स कम होते जाते हैं और कई मिस्टीरियस का नेचुरल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। अब एक आर्ग्यूमेंट आता है, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट या प्राइम मूवर। इसमें कहा जाता है हर चीज का कोज होता है, तो यूनिवर्स का भी कोई कोज होना चाहिए और वही गॉड है। पहली नजर में ये भी लॉजिकल लगता है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। तो गॉड का कोज क्या होगा? और अगर गॉड बिना कोज के एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर यूनिवर्स भी बिना कोज के एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ एक लॉजिकल गलती होती है जिसे स्पेशल प्लेडिंग कहते हैं। मतलब रूल सब पर लागू करो, लेकिन अपने आंसर जो कि गॉड है उसे एक्सेप्शन दे दो बिना रीजन के। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि वही सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि गॉड कहां से आया। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट देते टाइम कई लोग फिजिक्स को गलत समझ लेते हैं। अक्सर लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं कि मैटर और एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना खत्म की जा सकती है। इससे वो कहते हैं कि कुछ भी अपने आप नहीं आ सकता, इसीलिए गॉड जरूरी है। लेकिन यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस लॉ का मतलब यह नहीं कि गॉड ही सोर्स होना चाहिए। इसके कई और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, जैसा यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता हो या पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होकर जीरो हो जाए। सिंपल बात, हमें अभी पूरी नॉलेज नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गैप को गॉड से भर दे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर गॉड नेचुरल लॉज को तोड़ सकता है तो फिर फिजिक्स का यूज करके गॉड को प्रूव करना ही गलत अप्रोच है। एक जगह साइंस को मानना और दूसरी जगह इग्नोर करना इनकंसिस्टेंट है। अब दूसरा पॉइंट, मान लो कि प्राइम मूवर सच में है, फिर भी इससे गॉड प्रूव नहीं होता, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो फोर्स कॉन्शियस या इंटेलिजेंट हो। ये भी जरूरी नहीं कि वो किसी रिलीजन के गॉड जैसा हो। वो एक सिंपल नेचुरल प्रोसेस या फोर्स भी हो सकती है, जैसे ग्रेविटी या एनर्जी। अगर सिर्फ क्रिएटर फोर्स को ही गॉड कह दिया जाए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी या न्यूक्लियर फोर्स को भी गॉड कहा जा सकता है। लेकिन रिलीजन जिस गॉड की बात करते हैं वो कॉन्शियस और इंटेलिजेंट होता है, और ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि नेचुरल फोर्स में कॉन्शियसनेस होती है। आर्गुमेंट 12, मेरी लाइफ में रिलीजन और गॉड ने बहुत हेल्प की है, इसीलिए गॉड रियल है। यहाँ बताया गया है कि रिलीजन लोगों को सिर्फ बिलीफ नहीं देता, बल्कि कम्युनिटी और सपोर्ट भी देता है। चर्च, मॉस्क, टेम्पल जैसे प्लेसेस लोगों को कनेक्ट करते हैं, फ्रेंडशिप बनती है, इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और कई चैरिटेबल काम भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बेनिफिट्स गॉड को प्रूव नहीं करते। ये बस दिखाते हैं कि लोग जब एक कॉमन गोल के साथ जुड़ते हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ऐसे सपोर्ट सिस्टम सिर्फ रिलीजन में नहीं होते, सेकुलर कम्युनिटीज में भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिना गॉड के कंसेप्ट के। मतलब हेल्प लोगों से आती है, गॉड से नहीं।
अब एक और पॉइंट, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस प्रूफ नहीं होते। जैसा पहले भी बताया गया, पर्सनल एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन वो एविडेंस नहीं होता। रिलीजियस कम्युनिटी में किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। एथियस्ट और बिलीवर्स दोनों ही प्रॉब्लम फेस करते हैं और ओवरकम भी करते हैं। इससे गॉड के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड के नाम पर अच्छी चीजें ही नहीं, रिलीजन के नाम पर बुरी चीजें भी हुई, जैसे वॉर, वायलेंस, क्राइम। अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस को गॉड का प्रूफ मानते हैं तो नेगेटिव इवेंट्स को क्या मानोगे? इस तरह सिर्फ अच्छी चीजों को काउंट करना और बुरी चीजों को इग्नोर करना लॉजिकल नहीं है। फिर राइटर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है, अगर गॉड लोगों की हेल्प करता तो उन लोगों का क्या जो सफरिंग में है? कई बिलीवर्स अपनी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस को गॉड से जोड़ते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि बिलीवर्स भी उतनी ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे बीमारी, डिप्रेशन, अब्यूज, अर्ली डेथ। अब राइटर आगे प्रेयर कल्चर का इफेक्ट भी बताता है। कई लोग मानते हैं कि सब कुछ गॉड की विल है और प्रेयर से लाइफ बदल सकती है, लेकिन जब प्रेयर काम नहीं करती तो ब्लेम खुद इंसान पर डाल दिया जाता है कि उसने प्रेयर नहीं की, फेथ कम था या वो इनफ गुड नहीं था। जब चीजें अच्छी होती है तो क्रेडिट गॉड को दिया जाता है। इससे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होती है। इंसान खुद को पावरलेस फील करने लगता है। उसे लगता है उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में नहीं बल्कि सब कुछ भगवान डिसाइड कर रहा है। इस तरह की सोच इनसिक्योरिटी और हेल्पनेस बढ़ा सकती है। साइकोलॉजिस्ट मेरिल विनहेलन ने इसे रिलीजियस ट्रॉमा सिंड्रोम कहा है, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और सोशल प्रॉब्लम जैसे इशू हो सकते हैं। आर्गुमेंट 13, कई बार लोग भगवान को लव या भगवान को किसी एनर्जी का रूप भी दे देते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी, कि भगवान एक पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ बताया गया है कि कई लोग गॉड को इतना वेग डिफाइन कर देते हैं कि उसे प्रूव या डिसप्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर कोई कहता है कि गॉड है लेकिन ये नहीं बता सकता कि गॉड क्या है, तो ऐसे क्लेम मीनिंगफुल नहीं रहता। कुछ लोग गॉड को नेचर, यूनिवर्स, लव या पॉजिटिव एनर्जी के बराबर मान लेते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एनर्जी ही गॉड है जो सब कुछ क्रिएट करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एनर्जी के लिए पहले से ही एनर्जी शब्द मौजूद है। उसे गॉड कहना कोई नई जानकारी नहीं देता। ट्रेडिशनल मीनिंग में गॉड सिर्फ एनर्जी नहीं होता। गॉड को कॉन्शियस, इंटेलिजेंट और डिसीजन लेने वाला माना जाता है, लेकिन एनर्जी में कोई कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस नहीं होती। इसीलिए एनर्जी को गॉड कहना सिर्फ वर्ड्स का खेल बन जाता है, ना कि रियल एक्सप्लेनेशन। अब राइटर यहाँ अलग अलग डेफिनेशंस की बात करता है। पहला है मोनोथीइस्टिक रिलीजन, मतलब जहां सिर्फ एक ही गॉड को माना जाता है, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म। ये एक ऑल पावरफुल गॉड को मानते हैं जो दुनिया को कंट्रोल करता है, प्रेयर सुनता है और जजमेंट देता है। पॉलीथीइस्टिक बिलीफ जैसे हिंदुइज्म, इसमें कई गॉड्स या मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गॉड को माना जाता है। कुछ लोग डाइस्ट होते हैं जो मानते हैं कि एक क्रिएटर ने यूनिवर्स बनाया लेकिन उसके बाद वो इंटरफेयर नहीं करता, मतलब चाबी भरी और छोड़ दिया। कुछ लोग पैंथिज्म होते हैं जो गॉड को नेचर या यूनिवर्स के बराबर मानते हैं। उनके लिए गॉड कोई अलग सुपरनेचुरल बीइंग नहीं बल्कि नेचर ही गॉड है। कई बार ये सिर्फ मेटाफोर होता है, एक पोएटिक तरीका नेचर को डिस्क्राइब करने का, ना कि रियल डाइटी। रिचर्ड डॉकिंस ने इसे सेक्स्ड अप एथिज्म कहा, मतलब एथिज्म को फैंसी लैंग्वेज में बोलना। अब मेन पॉइंट है, अगर गॉड का मतलब हर इंसान के लिए अलग हो जाए तो ये वर्ड मीनिंगलेस हो जाता है। लैंग्वेज तभी काम करती है जब वर्ड्स का फिक्स्ड मीनिंग हो। अगर कोई कहे गॉड मेरा पेट कैट है और फिर बोले मेरी कैट एग्जिस्ट करती है इसलिए गॉड एग्जिस्ट करती है, तो इससे सिर्फ इतना प्रूव होता है कि कैट का नाम गॉड है। इससे कोई डिवाइन क्वालिटी प्रूव नहीं होती। इसी तरह गॉड इज इक्वल टू एनर्जी कहना भी सिर्फ वर्ड्स का खेल है। जब तक एनर्जी को कॉन्शियस, इंटेलिजेंट और सुपरनेचुरल साबित न किया जाए तब तक ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है। इसीलिए नेचुरल चीजों को गॉड कह देने से गॉड प्रूव नहीं होता। गॉड शब्द ट्रेडिशनली एक कॉन्शियस सुपरनेचुरल बीइंग के लिए यूज होता है और ऐसे किसी बीइंग के एग्जिस्टेंस का कोई एविडेंस नहीं दिया जाता। आर्गुमेंट 14, लॉज ऑफ लॉजिक गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। इस आर्गुमेंट को मैट स्लिंक ने पॉपुलर किया और इसकी रूट्स इमानुएल कैंट तक जाती है। सबसे पहले 3 बेसिक लॉ ऑफ लॉजिक बताए गए हैं। पहला, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, हर चीज वही है जो वो है, जैसे एप्पल एप्पल है, रोक रोक है। दूसरा,
लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, दो अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तीसरा, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, मतलब कोई स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स, वो दोनों नहीं हो सकती। ये लॉज यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट माने जाते हैं, इनमें एक्सेप्शन नहीं होता। अब राइटर टैग मतलब ट्रांसडेंटल आर्गुमेंट फॉर गॉड, वो क्या कहता है उसके बारे में बताता है। मतलब पहला, लॉ ऑफ लॉजिक एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, ये फिजिकल नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल है। तीसरा, जो चीज कॉन्सेप्चुअल है वो किसी माइंड में एग्जिस्ट करती है। चौथा, ये लॉ परफेक्ट है लेकिन ह्यूमन माइंड परफेक्ट नहीं है। पांचवा, ये लॉ हर जगह ट्रू है, ह्यूमन माइंड पर डिपेंड नहीं करते। इसीलिए कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये लॉ किसी परफेक्ट एब्सोल्यूट माइंड में एग्जिस्ट करते हैं और उस माइंड को गॉड कहा जाता है। यानी लॉजिक के पीछे एक परफेक्ट माइंड होना चाहिए और वही गॉड है। यहाँ बताया गया है कि आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर लॉजिकली ठीक लग सकता है, अगर प्रीमिसेस सही हो तो कंक्लूजन भी सही होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रीमिसेस ही क्वेश्चनेबल है, इसलिए पूरा आर्गुमेंट कमजोर हो जाता है। राइटर बताता है कि टैग आर्गुमेंट में एक लॉजिकल गलती होती है जिसे बोला जाता है इक्विवोकेशन फैलेसी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझाया गया डिस्क्रिप्टिव और पर्सपेक्टिव लॉज का। डिस्क्रिप्टिव लॉ वो होते हैं जो रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ग्रेविटी। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी बनाई नहीं थी, बस उसे डिस्कवर किया, वो पहले से एग्जिस्ट करती थी। दूसरा है परसेप्टिव लॉज, वो होते हैं जो इंसान बनाता है, जैसे ट्रैफिक रूल। अगर लोग उन्हें फॉलो या एनफोर्स ना करें तो वो लॉज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ लॉजिक डिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं। मतलब ये लॉ रियलिटी को कंट्रोल नहीं करते बल्कि रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। पत्थर पत्थर इसलिए है क्योंकि कोई माइंड उन्हें ऐसा नहीं बना रहा, बल्कि वो ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। टैग आर्गुमेंट यहाँ गलती करता है, वो लॉजिक के लॉ और उनके डिस्क्रिप्शन को मिक्स कर देता है। मतलब जो स्टेटमेंट हम बोलते हैं जैसे A इज इक्वल टू A, वो कंसेप्चुअल है क्योंकि उसे माइंड एक्सप्रेस करता है। लेकिन जो रियलिटी है कि चीज वही है जो वो है, वो माइंड पर डिपेंड नहीं करती। इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया। एक कार की फोटो है और एक रियल कार है। फोटो कार को दिखाती है लेकिन फोटो खुद कार नहीं है। अगर हम दोनों को सेम मान ले तो गलत कंक्लूजन आएगा, जैसे कार फ्लैट है। इसी तरह लॉजिक के लॉज का डिस्क्रिप्शन अलग है और रियलिटी अलग। टैग आर्गुमेंट इन दोनों को मिक्स कर देता है, यही इक्विवोकेशन फैलेसी है। अगर हम मान ले कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के लिए एक यूनिवर्सल माइंड जरूरी है, तब भी ये क्लियर नहीं होता कि वो माइंड कैसा है। मतलब वो माइंड जरूरी नहीं कि गॉड जैसा हो, उसमें जरूरी नहीं कि क्वालिटीज हो, जैसे दयालु होना, ऑल पावरफुल होना, या यूनिवर्स को क्रिएट करना, या मोरालिटी का सोर्स होना। टैग सिर्फ इतना सजेस्ट करता है कि कोई माइंड हो सकता है जो लॉजिकल लॉज को कंसीव करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो माइंड कॉन्शियस डाइटी है या रिलीजन वाला गॉड है। इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट यह भी प्रूव नहीं करता कि हमें किसी गॉड को वर्शिप करना चाहिए या उससे पर्सनल रिलेशनशिप बनानी चाहिए। इवन अगर प्रीमिसेस मान भी ले तब भी कंक्लूजन वीक रहता है। आर्ग्यूमेंट 15, गॉड में बिलीफ से लाइफ को मीनिंग मिलता है वरना लाइफ मीनिंगलेस है। यहाँ राइटर बताता है कि रिलीजन लोगों को पर्पस और कम्युनिटी देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिलीजन ट्रू है। असल में मीनिंग रिलीजन से नहीं आता, बल्कि इंसान खुद अपनी लाइफ को मीनिंग देता है अपने एक्शंस, गोल और वैल्यू के थ्रू। किसी चीज को मानना या चाहना उसे सच नहीं बना देता। जैसे कोई चाहे कि वो बिलीनियर है तो सिर्फ चाहने से वो सच नहीं हो जाता। इसी तरह गॉड में बिलीफ से लाइफ मीनिंगफुल फील हो सकती है, लेकिन ये गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं। जब कोई कहता है कि गॉड के बिना लाइफ का मीनिंग नहीं, तो असल में वो कह रहा होता है कि उसे समझ नहीं आता कि मीनिंग कैसे मिलेगा बिना गॉड के। लेकिन मीनिंग रिलीजन के बिना भी पॉसिबल है। अगर इंसान अपना मीनिंग पूरी तरह रिलीजन पर डिपेंड कर दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वही सिस्टम फेल हो जाए तो इंसान इमोशनली टूट सकता है और ग्रुप थिंकिंग भी डेवलप हो सकती है, जहाँ लोग बिना सवाल किए बिलीफ फॉलो करते हैं। इसके अलावा फॉल्स बिलीफ डेंजरस एक्शन को भी जन्म दे सकते हैं। फिर बताया गया कि कई बार रिलीजन पहले इंसान को सिंफुल या ब्रोकन फील कराता है और फिर सॉल्यूशन के रूप में गॉड देता है। मतलब पहले प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है और फिर उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। इससे इंसान डिपेंडेंट और हेल्पलेस महसूस कर सकता है।
कभी कभी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम कंफर्टिंग लेकिन गलत बिलीफ में जिएं। बार्टन रसल के अकॉर्डिंग सच्चाई को एक्सेप्ट करके लाइफ बनाना ज्यादा स्टेबल होता है, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। जीवन की एक खास बात यह है कि हमारे पास फ्रीडम है, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और अपनी लाइफ का पर्पस तय कर सकते हैं। कोई फिक्स्ड डेस्टिनी या डिवाइन प्लान होने का कोई एविडेंस नहीं। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसमें हमारी पोजीशन बहुत छोटी है, इसीलिए लाइफ अपने आप में कोई कॉस्मिक मीनिंग नहीं रखती। लेकिन यही लैक ऑफ मीनिंग एक फ्रीडम भी देता है। किसी एक्सटर्नल फोर्स से बंधे बिना इंसान अपनी लाइफ को पूरी तरह जी सकता है, नई चीजें एक्सप्लोर कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, सिंपल खुशियां एंजॉय कर सकता है। हम अपने गोल सेट करके, दूसरों की हेल्प करके, रिलेशनशिप बनाकर और अपने लव्ड वन से प्यार करके अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। ये सब करने के लिए गॉड की कोई जरूरत नहीं। आर्ग्यूमेंट नंबर 16, इतने लोग गॉड और रिलीजन के लिए मरे हैं तो वो सच ही होगा। यहाँ बताया गया है कि हिस्ट्री में रिलीजन के नाम पर बहुत वॉयलेंस हुई है, वॉर्स, सेक्रीफाइस, मार्टिरडम और किलिंग्स, लेकिन ये सब गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं है। ये ज्यादा इंसानी नेचर को दिखाता है कि लोग अपने बिलीफ के लिए एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। लोग सिर्फ रिलीजन के लिए ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, कल्चर या आइडियोलॉजी के लिए भी अपनी जान देने को तैयार होते हैं। इसका रीजन यह है कि कई बिलीफ सिस्टम लोगों को यह महसूस कराते हैं कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है और उनकी डेथ का कोई हायर पर्पस है। कुछ बिलीफ आफ्टर लाइफ का आइडिया देते हैं जहां डेथ के बाद रिवॉर्ड मिलता है। कुछ सेकुलर बिलीफ कहते हैं कि इंसान अपने एक्शन से इमोर्टल लेगेसी छोड़ सकता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए टेरर मैनेजमेंट थ्योरी दी गई। क्योंकि इंसान को अपनी डेथ का पता होता है, वो डर को कम करने के लिए ऐसे बिलीफ्स बना लेता है जो उसे मीनिंग और कंटिन्यूटी का एहसास दे। इसी वजह से कुछ लोग एक्सट्रीम एक्शंस तक चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेवन गेट कल्ट, जहां 39 लोगों ने सुसाइड किया यह मानकर कि वो यूएफओ में जाएंगे, या जिम जोन्स के केस में जहां 900 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन इतने लोगों का मरना ये प्रूव नहीं कर सकता कि उनका बिलीफ सही था। ये सिर्फ दिखाता है कि लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं और किसी बिलीफ को इतना स्ट्रोंग मान सकते हैं कि उसके लिए अपनी जान भी दे दे। हिस्ट्री में कई वॉर्स को रिलीजियस कहा गया है, लेकिन वॉर्स अक्सर सिर्फ रिलीजन की वजह से नहीं होते, उनके पीछे पॉलिटिक्स, रिवेंज और रिसोर्सेज जैसे कारण भी होते हैं। फिर भी रिलीजन एक स्ट्रॉन्ग रोल निभाता है, खासकर लोगों को मोटिवेट करने में। जब लोगों को यह बिलीव कराया जाता है कि वो किसी डिवाइन कॉज के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें रिक्रूट करना आसान हो जाता है, और अगर उन्हें लगता है कि मरने के बाद उन्हें इटर्नल रिवॉर्ड मिलेगा तो डेथ का डर भी कम हो जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर दो रिलीजन्स आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों सही नहीं हो सकते। हर रिलीजन खुद को सही मानता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स में दोनों साइड्स के लोग मरते हैं। इससे कोई एविडेंस नहीं मिलता कि कोई गॉड किसी साइड को सपोर्ट कर रहा है। मार्टर्स हर रिलीजन में मिलते हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज्म, सब में लोग अपने बिलीफ के लिए मरे हैं, लेकिन सब एक साथ सही नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि कई लोग ऐसे बिलीफ के लिए मर गए जो शायद गलत थे, और अगर आफ्टर लाइफ का कोई प्रूफ नहीं तो हमारी करंट लाइफ ही सबसे वैल्यूएबल है। इसे बिना एविडेंस वाले बिलीफ्स या पुराने मिथ्स के लिए सेक्रीफाइस करना एक ट्रेजेडी माना गया है। आर्गुमेंट नंबर 17, एथिज्म ने रिलीजन से ज्यादा लोगों को मारा है, इसीलिए एथिज्म गलत है। यहाँ बताया गया है कि कुछ लोग जैसे जोसेफ स्टालिन, माओ जेडोंग जैसे डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल देते हैं जो रिलीजन के खिलाफ थे, लेकिन ये मान लेना कि उनकी क्रूएलिटी एथिज्म की वजह से थी लॉजिकली सही नहीं है। हिस्ट्री में कई वायलेंट एक्ट रिलीजन के नाम पर भी हुए, लेकिन सेकुलर डिक्टेटर्स के केस में वायलेंस डायरेक्टली एथिज्म से नहीं जुड़ा होता, बल्कि कई बार ये लीडर खुद को ऑलमोस्ट गॉड लाइक बना लेते हैं, पर्सनैलिटी कल्ट बनाकर। एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है, एथिज्म बस गॉड में बिलीफ की एब्सेंस है। इसकी कोई रूल बुक, डॉक्ट्रिन या फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं होती, इसीलिए एथिज्म को रिलीजन से कंपेयर करना सही नहीं है। वॉर और वायलेंस के लिए सिर्फ बिलीफ या डिसबिलीफ काफी नहीं होता, उसके लिए एक्स्ट्रा डोगमा या आइडियोलॉजी चाहिए होती है।
रिलीजन्स जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कुछ टीचिंग्स या इंटरप्रिटेशंस वॉयलेंस को जस्टिफाई करने के लिए यूज की गई है, लेकिन एथिज्म में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। एथिज्म सिर्फ गॉड में बिलीफ की एब्सेंस है, इसका कोई कॉमन रूल, आइडियोलॉजी या डॉक्ट्रिन नहीं है। इसीलिए एथिस्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, जैसे हर ग्रुप में होता है। किसी एथिस्ट के बिहेवियर के आधार पर एथिज्म को जज करना गलत रीजनिंग है। जैसे कुछ नॉन गोल्फर्स खराब हो तो गोल्फ ना खेलना गलत नहीं हो जाता। इसी तरह सभी रिलीजियस लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कई रिलीजन्स में वॉयलेंस और वॉर की टीचिंग या हिस्ट्री मौजूद है, इसीलिए उनके डॉक्ट्रिन्स के आधार पर एग्जामिन किया जा सकता है। अब डिक्टेटर्स की बात, जोसेफ स्टालिन और माओ जेडोंग ने रिलीजन को अपोज किया, लेकिन ये एथिज्म की वजह से नहीं था। असल में रिलीजन उनके पावर के लिए कंपटीशन था, इसीलिए उन्होंने उसे दबाया। इन रेजिम्स में फ्रीडम नहीं थी, बल्कि फियर और डोगमा था, जो रिलीजन जैसा ही था। सैम हैरिस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये नहीं कि ये सिस्टम रिलीजन के खिलाफ थे, बल्कि ये खुद रिलीजन जैसे बन गए थे, जहाँ लीडर अपने आप को खुद गॉड जैसा महसूस करता था। कुछ कंट्रीज जैसे डेनमार्क और स्वीडन काफी पीसफुल और प्रोस्पेरस है, और वहाँ रिलीजियोसिटी भी कम है। इसका मतलब यह नहीं कि एथिज्म हैप्पीनेस देता है, बल्कि यह दिखाता है कि एथिज्म वॉयलेंस का कारण नहीं है। रिलीजन्स के पास रूल्स, स्क्रिप्चर और अथॉरिटी होती है, इसीलिए उन्हें उनके टीचिंग्स के आधार पर जज किया जा सकता है। लेकिन एथिज्म के पास ऐसा कुछ नहीं, ना स्क्रिप्चर, ना लीडर, ना रूल्स। इसीलिए एथिज्म को लोगों के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना लॉजिकली सही नहीं है। आर्गुमेंट नंबर 18, जब मुश्किल समय आएगा तब तुम भी गॉड में बिलीव करने लगोगे। कई लोग कहते हैं कि फोक्स होल में कोई एथिस्ट नहीं होता, या प्लेन गिरने लगे तो हर कोई भगवान को याद करता है। मतलब जो लाइफ में डर या संकट आता है तो लोग गॉड की तरफ मुड़ जाते हैं। यहाँ बताया है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जब इंसान डरता है, दर्द में होता है या डेथ के करीब होता है, तो वो इमोशनल कंफर्ट ढूंढता है। ऐसे में कुछ लोग इरेशनल बिलीफ की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें सहारा चाहिए होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। यह सिर्फ दिखाता है कि इंसान फियर में कंफर्ट ढूंढता है। इससे यह भी साइन मिलता है कि कई रिलीजियस बिलीफ फियर बेस्ड हो सकते हैं, ना कि लॉजिक या एविडेंस पर। कई एथिस्ट ने अपने बिलीफ सोच समझकर बनाए होते हैं। ऐसे बिलीफ सिर्फ स्ट्रेस या फियर से आसानी से नहीं बदलते। अगर कोई एथिस्ट सडनली गॉड में बिलीव करने लगे तो वो इमोशनल रिएक्शन होगा, ना कि लॉजिकल कंक्लूजन। रियल चेंज के लिए एविडेंस चाहिए होता है, सिर्फ डर नहीं। इसको समझने के लिए राइटर यहाँ एक कार्ल सैगन का एग्जाम्पल देता है। उनकी वाइफ एन डरियन ने बताया, डेथ के समय भी सैगन ने अपने बिलीफ नहीं बदले। उन्होंने किसी इल्यूजन में कंफर्ट नहीं ढूंढा, बल्कि रियलिटी को एक्सेप्ट किया। उन्होंने लाइफ की वैल्यू को समझा कि लाइफ लिमिटेड है और हर मोमेंट प्रीशियस है। क्रिस्टोफर हैचिंस ने भी कहा था कि अगर उनके आखिरी समय में वो गॉड की तरफ मुड़ते हैं तो वो उनकी रियल थिंकिंग नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो बीमारी, दर्द या दवाइयों का असर से होगा, यानी दिमाग पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोग बाद में ऐसी कहानियां बना देते हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर रिचर्ड डॉकिंस का एग्जाम्पल दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अपने डेथ बेड पर रिकॉर्डिंग करवाएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों के बारे में झूठी कहानियां फैलाई जाती है कि उन्होंने मरने से पहले बिलीफ बदल लिया। जब इंसान एक्सट्रीम स्ट्रेस, पेन, ब्लड लॉस या ड्रग्स के असर में होता है तो उसका ब्रेन नॉर्मली काम नहीं करता। कई बार एनेस्थीसिया के बाद हॉल्यूसिनेशन देखते हैं या अजीब बातें मानने लगते हैं, जैसे डॉक्टर उन्हें मारना चाहता है। ऐसे में अगर कोई रिलीजियस विजन या बिलीफ दिखे तो वो सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि बचपन से ही लोगों के दिमाग में रिलीजियस आइडिया भरे होते हैं जो सबकॉन्शियस से बाहर आ सकते हैं। रिलीजियस बिलीफ का वाइड स्प्रेड होना सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं है, इसमें कल्चरल अपब्रिंगिंग और ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी भी रोल निभाती है। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न ढूंढता है, इवन जहां कोई पैटर्न होता भी नहीं, और कई बार इवेंट्स के पीछे एजेंट जैसे गॉड मान लेता है, जबकि कोई रियल कोज नहीं होता। गॉड में बिलीव करने की टेंडेंसी हमारी साइकोलॉजी से भी आ सकती है। बिलीफ रियलिटी को चेंज नहीं करता। कोई एथिस्ट डेथ बेड पर बिलीफ बदल भी ले तो इससे गॉड की एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं होती, और क्राइसिस के समय किसी का बिहेवियर बदलना नेचुरल है, उस पर कंट्रोल नहीं होता।
ऐसे वल्नरेबल मोमेंट्स का यूज करके रिलीजियस क्लेम को पुश करना गलत माना गया है। आर्ग्यूमेंट नंबर 19। बहुत इंटेलिजेंट लोग और फेमस साइंटिस्ट भी गॉड में बिलीव करते हैं, इसलिए गॉड सच होगा। यहाँ बताया गया है कि लोग अक्सर अथॉरिटी पर भरोसा करते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पेरेंट्स, टीचर्स और लीडर्स ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन यह टेंडेंसी कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है। लोग खुद सोचने की बजाय ब्लाइंडली मान लेते हैं। स्मार्ट या फेमस होना सही होने की गारंटी नहीं देता। इंटेलिजेंस का मतलब है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बिलीफ सही होगा। एक इंटेलिजेंट इंसान भी गलत बिलीफ रख सकता है अगर वो एविडेंस को इग्नोर करे। एग्जाम्पल के लिए आर्थर कोनन डॉयल, जो शार्लक होम्स के क्रिएटर थे, वो फेरीज में बिलीव करते थे। और माइकल शर्मर के अकॉर्डिंग स्मार्ट लोग कभी कभी अजीब बिलीफ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अपने बिलीफ्स को जस्टिफाई करने में ज्यादा अच्छे होते हैं। यानी स्मार्ट लोग भी गलत हो सकते हैं, और किसी अथॉरिटी या इंटेलिजेंट व्यक्ति का बिलीफ किसी क्लेम को ट्रू साबित नहीं करता। अब राइटर यहाँ एक फैलेसी के बारे में बात करता है जिसे अपील टू अथॉरिटी कहते हैं। कोई एक्सपर्ट है, उसने कुछ कहा इसलिए वो बात सच है, लेकिन ये लॉजिक गलत है, क्योंकि एक्सपर्ट की ओपिनियन रियलिटी को चेंज नहीं करती। एक्सपर्ट एजुकेटेड होते हैं, इसलिए उनकी बात यूजफुल हो सकती है, लेकिन वो हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। साइंस में किसी बात को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने कहा, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे टेस्ट और वेरीफाई किया जा सकता है। अगर कोई क्लेम सिर्फ अथॉरिटी पर खड़ा हो और उसके पास एविडेंस नहीं तो रिलायबल नहीं है। बिलीफ सिर्फ इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करता, वे इस पर डिपेंड करता है कि इंसान के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है और वो उसे कैसे प्रोसेस करता है। कोई इंटेलिजेंट इंसान भी गॉड में बिलीव कर सकता है और कोई इंटेलिजेंट इंसान एथिस्ट भी हो सकता है। कुछ डेटा ये भी दिखाते हैं कि एथिज्म और इंटेलिजेंस के बीच रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं। ये कई सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब लास्ट में राइटर एक्सट्रीम स्पेक्टिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, यानी ऐसा डाउट जिसमें कहा जाता है कि हम कुछ भी श्योर होकर नहीं जान सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हम गॉड को प्रूव नहीं कर सकते, और कुछ एक्सट्रीम स्पेक्टिक्स कहते हैं कि हम तो कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। इसमें कुछ लोग ये कंक्लूड करते हैं कि गॉड का एग्जिस्ट करना और ना करना बराबर पॉसिबल है। राइटर फिर समझाता है कि ये डाउट क्यों आता है। हम रियलिटी को अपने सेंसेस जैसे देखना, सुनना, महसूस करना, इन सब से समझते हैं, लेकिन ये सेंसेस खुद रिलायबल है या नहीं ये हम पूरी तरह सर्टेनिटी से नहीं जान सकते। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर को लीजिए, हम साइंटिफिकली वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जान सकते कि दूसरे इंसान को वही कलर वैसा ही दिखता है या नहीं। इसी तरह एक एक्सट्रीम आइडिया है कि शायद हम एक सिमुलेशन में है, जैसे द मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे आइडियाज टेस्ट नहीं किए जा सकते। अगर कोई चीज प्रूव भी नहीं हो सकती और डिसअप्रूव भी नहीं, तो उसे मानने का कोई प्रैक्टिकल रीजन नहीं होता। राइटर इसी को एक एग्जाम्पल से समझाता है। अगर कोई कहे कि तुम्हारे बेड के नीचे एक इनविजिबल मॉन्स्टर है जो दिखता नहीं, आवाज नहीं करता और कोई एविडेंस नहीं छोड़ता, तो टेक्निकली तुम प्रूव नहीं कर सकते कि वो नहीं है। लेकिन क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, वो नॉन रियलिटी के खिलाफ है, इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि उसे इग्नोर किया जाए। साइंस भी यही करता है। वो 100% ट्रूथ क्लेम नहीं करता, बल्कि बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देता है एविडेंस के आधार पर, और जब नया एविडेंस आता है तो मॉडल चेंज कर देता है। इसीलिए रिलीजियस क्लेम्स को भी उसी स्टैंडर्ड पर टेस्ट करना चाहिए, यानी वो टेस्टेबल हो, रिपीटेबल हो और फाल्सिफिएबल हो। अगर किसी क्लेम को टेस्ट ही नहीं किया जा सकता तो उसे सच मानने की जरूरत नहीं। अब अगर हम बात करें बिलीफ की, हम अपनी रियलिटी में जीने के लिए मजबूर हैं, चाहे वो रियल हो या सिमुलेशन। इसलिए हम वही मानते हैं जो ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कार्ल सैगन बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि कल सूरज उगेगा तो ये नॉर्मल क्लेम है, इस पर बेसिक एविडेंस काफी है। लेकिन अगर कोई कहे कि सूरज को एक जॉइंट वोल्फ खा जाएगा, मतलब भेड़िया खा जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। अगर ऐसा एविडेंस नहीं है तो उस क्लेम को रिजेक्ट करना ज्यादा लॉजिकल है। अगर हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं तो उससे उसके सच होने की प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ जाती। साइंटिफिक स्पेक्टिज्म का तरीका अलग है, वो क्लेम को एविडेंस के आधार पर जज करता है।
जिस क्लेम के पास स्ट्रॉन्ग, टेस्टेबल, रिपीटेबल एविडेंस हो ज़्यादा रिलायबल होता है, और जो क्लेम अनफाल्सिफिएबल है जैसे गॉड, सेंटा क्लॉज, उनकी प्रोबेबिलिटी कम मानी जाती है। साइंस बार बार साबित कर चुका है कि उसका मेथड सबसे रिलायबल है। इसका प्रूफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और एक्यूरेट प्रिडिक्शन में दिखता है। अब एक आइडिया दिया गया है, आई रिजेक्ट योर रियलिटी एंड सब्स्टिट्यूट टू माई ओवन। मतलब अगर हम एक्सट्रीम स्पेक्टिज्म मान ले तो कुछ भी निश्चित नहीं, तो फिर कोई भी कुछ भी क्लेम कर सकता है। लेकिन यह अप्रोच खुद अपने ही खिलाफ जाती है, क्योंकि अगर कुछ भी सर्टेन नहीं तो यह आर्ग्यूमेंट भी सर्टेन नहीं हो सकता। इसलिए यह सिर्फ फिलोसफिकल डिस्कशन बनकर रह जाता है, गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं बनता। एथिस्ट को हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, उनका सिर्फ इतना कहना है कि एविडेंस नहीं है। लेकिन जो मानते हैं, एक पॉजिटिव क्लेम करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, इसलिए प्रूफ देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर होती है। और जैसे कि हमने अभी तक पूरी डिस्कशन की, इसमें हमें एक भी कन्विंसिंग एविडेंस नहीं मिला। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे थे जितेश की पाठशाला। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।